हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा एंड नंबर थ्योरी का एक नया चैप्टर जिसका नाम है डिविजिबिलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है? दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इफ एस इज ए सबसेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, कि अगर आपके पास कोई सेट एस है जो कि सबसेट है पॉजिटिव इंटीजर्स का यानी कि नेचुरल नंबर्स का, हैविंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, और उस सेट के अंदर ये दो प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलती हैं। पहली क्या है कि वन उस सेट के अंदर बिलोंग करता है, और दूसरी क्या है अगर एन उसके अंदर बिलोंग करता है तो एन प्लस वन भी उसके अंदर बिलोंग करता है। अगर किसी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के सबसेट के अंदर ये दो प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिली कि वन उसके अंदर बिलोंग करता है और एन अगर उसके अंदर है तो एन प्लस वन भी उसके अंदर है, ठीक है, तो वो सेट किसके इक्वल हो जाएगा? वो नेचुरल नंबर के ही इक्वल हो जाएगा पूरा। इसके बाद है वर्किंग रूल फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, कि पीएमआई का यूज़ करके, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीएमआई बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो पीएमआई का यूज़ करके हम प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करते हैं? स्टेप वन क्या होता है? लेट द गिवन एक्सप्रेशन इन एन बी डिनोटेड बाई पी एन। तो आपको कोई भी एक्सप्रेशन दिया जाएगा जिसको हम किससे डिनोट करेंगे? पी एन से डिनोट करेंगे। स्टेप टू में क्या है? प्रूव डेट पी ऑफ वन इज़ ट्रू, डेट इज़ पी ऑफ एन इज़ ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू वन। फिर हमने क्या प्रूफ करना कि जो दिया गया एक्सप्रेशन है अगर उसमें हम एन की जगह पे वन रखते हैं तो वो ट्रू है, ठीक है। एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है, और उसके ट्रू होने का मतलब भी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि ट्रू होने का मतलब क्या है। जैसे हम थ्योरम्स या फिर क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको। स्टेप थ्री क्या है? एज्यूम डेट पी ऑफ एन इज़ ट्रू फॉर एनी एन। फिर हम क्या एज्यूम करेंगे? हम लेट करेंगे कि जो एक्सप्रेशन है वो किसी आर्बिट्रेरी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, ठीक है। इसको लेट करके हम शो करेंगे स्टेप फोर में पी ऑफ एन प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू। मतलब अगर हम एन की जगह पे एन प्लस वन पुट करते हैं तो भी वो एक्सप्रेशन ट्रू है, जिसमें हम इस वाले स्टेप थ्री का क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। तो ये होता प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आपने पहले ज़रूर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो अब हम जब थ्योरम्स करेंगे तो आपको तब पता चलेगा कि इसको यूज़ कैसे किया जाता है। तो इसके बाद डेफिनेशन है डिविजिबिलिटी। क्या होती है डिविजिबिलिटी? एन इंटीजर ए विच इज नॉट इक्वल्स टू जीरो इज सेड टू डिवाइड अनदर इंटीजर बी। अगर आपके पास दो इंटीजर्स है जिसमें से एक इंटीजर ए है दूसरा इंटीजर बी है, और जो इंटीजर ए है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। तो हम कब बोलेंगे कि इंटीजर ए इंटीजर बी को डिवाइड करता है? इफ़ देयर एग्जिस्ट अनदर इंटीजर सी। अगर आपको एक और इंटीजर मिल जाए जिसको किससे डिनोट किया है? सी से डिनोट किया है। सच डेट, और वो इंटीजर जो आपको मिला है सी, वो कैसा होना चाहिए कि अगर आप सी और ए की मल्टीप्लाई करो, ए इंटू सी करो, तो आपको क्या मिल जाए? बी मिल जाए, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है तब आप बोलोगे कि इंटीजर ए डिवाइड करता है इंटीजर बी को। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेट कर लें, जैसे सबको पता है टू डिवाइड करता है फोर को, ठीक है। टू डिवाइड्स फोर, तो फोर को कैसे लिखा जा सकता है? फोर इक्वल्स टू टू इंटू टू। यहाँ पे जो टू है वो बी है, और ये जो सॉरी जो ये फोर है वो बी है, ये टू है वो ए है, और ये क्या है यहाँ पे सी, और ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। कोई और एग्जांपल ले लो, जैसे 12 है, ठीक है। 12 डिवाइड करता है 72 को, ठीक है। तो 72 को लिखा जा सकता है 12 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। यहाँ पे ये बी है और ये ए है और ये क्या है? सी है, ठीक है। तो हमने हमने अगर ये लिखना है कि 12 डिवाइड्स 72, ठीक है, तो उसके लिए क्या कंडीशन है? आपको एक इंटीजर मिलना चाहिए जिसको सी से डिनोट किया है कि ए और सी की मल्टीप्लाई करे तो आपको क्या मिल जाए? बी मिल जाए, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन कहीं पे होल्ड करती है तो आप बोल दोगे कि ये जो नंबर है 12 ये डिवाइड कर गया 72 को, जैसे यहाँ पे 2 ने डिवाइड कर दिया किसको? 4 को। तो इन जनरल इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो एंड देयर एग्जिस्ट कोई इंटीजर सी सच डेट बी इक्वल्स टू ए इंटू सी। बी को लिखा जा सकता है ए इंटू सी करके, और जो ये ए और बी है ये भी दोनों क्या हैं? ये दोनों भी इंटीजर्स हैं, ठीक है। तब हम बोल सकते हैं कि ए डिवाइड्स बी, देन वी कैन से देन ए डिवाइड्स बी। तब हम बोलेंगे ए किसको डिवाइड करता है? बी को डिवाइड करता है। तो ये कंडीशन है डिविजिबिलिटी की। वी कैन से इन सच अ केस डेट बी इज़ डिविजिबल बाई ए। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि बी डिविजिबल है किससे? ए से। देन द फैक्ट डेट ए इज़ डिवाइजर ऑफ बी इज़ सिम्बोलिकली रिटन एज, कि अगर आपको कहीं पे ये चीज़ लिखनी है ए डिवाइड करता है बी को,
तो आप उसके लिए सिंबल क्या यूज़ करोगे, तो उसका सिंबल है ए और ये स्लैश का सिंबल लगा के फिर बी लिखेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि एक ए डिवाइड बी, जैसे हम पहले छोटी क्लासेस में करते थे, हम ऐसा लिखते थे जैसे 4/2। इसका मतलब क्या, 2 4 को डिवाइड कर रहा है, इसको ऐसे भी लिख दिया जाता था, है ना। पर यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब है जो ये पहले नंबर लिखा गया है ये दूसरे वाले नंबर को डिवाइड अगर करता है, ठीक है, अगर ये चीज़ कन्फर्म है कि ये नंबर इसको डिवाइड करता है तभी ये सिंबल इंसर्ट करेंगे बीच में। जैसे यहाँ पे मैंने आपको 72 और 12 के केस में दिखाया था, तो मैंने पहले ही लिख दिया था ये वाला सिंबल, क्योंकि मेरे को पता है 12 डिवाइड करता है किसको, 72 को। इसको रीड कैसे करेंगे, 12 डिवाइड्स 72, ठीक है। तो अगर सच में ये नंबर इसको डिवाइड करता है तभी ये सिंबल लगाएंगे, पर अगर नहीं करता तो इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे। जैसे 3 डिवाइड नहीं करता 4 को, तो ये सिंबल लगा के ऐसे क्रॉस कर देंगे, तो इसका मतलब क्या है, 3 डज नॉट डिवाइड्स 4, 3 4 को डिवाइड नहीं करता, ठीक है। तो इसके बाद है, अगर ए बी को डिवाइड करता तो ये सिंबल इंसर्ट करेंगे, रीड एज ए डिवाइड्स बी वेयर बी इज कॉल्ड ए मल्टीपल ऑफ ए। अगर ए बी को डिवाइड करता है तो हम इस चीज़ को ऐसे भी रीड कर सकते हैं, बी ए का मल्टीपल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये 72 के केस में हमने देखा, 72 क्या है, ए के साथ किसी इंटीजर की मल्टीप्लाई जब हमने करी तो हमें क्या मिल गया, 72 मिल गया। इसका मतलब 72 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 12, 72 12 का क्या बन गया, मल्टीपल बन गया। ऐसे ही यहाँ पे 4 2 का क्या बन गया, मल्टीपल बन गया है, ठीक है। अगर आपने लिखा b इक्वल्स टू ए इंटू सी, इसका मतलब क्या है, a डिवाइड करता है b को, और आप कैसे रीड कर सकते हो, एंड b इज ए मल्टीपल ऑफ a, b a का क्या है, मल्टीपल है। तो दोनों चीज़ें एक साथ चलेंगी, या तो बोल दो a डिवाइड करता है b को, या फिर बोल दो b मल्टीपल है किसका, a का। इसके बाद है, जैसे यहाँ पे ए डिवाइड्स बी, इसके लिए सिंबल बनाया, वैसे ही मल्टीपल के लिए क्या सिंबल बनाया है, अगर बी ए का मल्टीपल है तो बी इक्वल्स टू एम ए। इसका मतलब बी इज़ ए मल्टीपल ऑफ ए। द कॉन्ट्ररी फैक्ट नेमली डेट ए इज़ नॉट ए डिवाइजर ऑफ बी इज सिम्बोलिकली रिटर्न एज ए डज नॉट डिवाइड्स बी, ठीक है। ये हमने पहले बता दिया है कि अगर ए बी को डिवाइड ना करे तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, ए और ये सिंबल लगा के इसको कट कर देंगे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे 13 डिवाइड करता 52 को, क्यों करता है, क्योंकि जब हम 13 को 4 से मल्टीप्लाई करते तो हमें क्या मिल जाता है, 52 मिल जाता है। इसलिए हम बोल सकते हैं 13 डिवाइड करता है 52 को। और इसको और कैसे लिख सकते हैं, और वी कैन राइट 52 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 13। 52 क्या है, 13 का मल्टीपल है, ठीक है। वैसे ही -6 डिवाइड 48, क्यों, क्योंकि -6 की जब आप -8 से मल्टीप्लाई करोगे, -8 क्या, -8 एक इंटीज़र है, तो यहाँ पे हमें एक इंटीज़र मिल गया -8, जिसकी हम -6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में क्या मिलता है, 48 मिलता है। इसका मतलब -6 डिवाइड करता है 48 को, ठीक है। एक और चीज़, जब हमारे पास जो मल्टीपल मिलता है, जैसे 13 की 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो 52 मिल गया, तो हमने बोल दिया 13 डिवाइड 52। तो आप इधर से भी तो देख सकते हो सेम चीज़, जैसे 4 की 13 से मल्टीप्लाई करके 52 आया है, तो 4 भी तो डिवाइड करेगा 52 को। तो अगर यहाँ इसके लिए एक इंटीजर मिला है तो वो जो इंटीजर मिला है वो खुद भी डिवाइजर होगा इसका 52 का। जैसे यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं -8 डिवाइड करता है 48 को, तो वो भी सही है, क्यों, क्योंकि -8 के लिए क्या मिल गया, -6 मिल गया, ठीक है। तो जिस इंटीजर के लिए आपने बात करी है कि ये इस नंबर को डिवाइड करता है, तो जो एक कॉन्स्टेंट जो एक इंटीजर आपको मिला है वहाँ पे, वो इंटीजर भी आपके गिवन नंबर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जैसे -6 के लिए -8 मिला, ऐसे 13 के लिए क्या मिल गया, 4 मिल गया। पर यहाँ पे अगर हम देखेंगे 4 डज नॉट डिवाइड 9, 4 9 को डिवाइड नहीं करता, क्योंकि कोई ऐसा इंटीजर है ही नहीं जिसकी 4 से मल्टीप्लाई करने से आपको 9 मिले। इंटीजर नहीं है, हाँ बाकी रियल नंबर हैं, रेशनल नंबर्स हैं। 4 इंटू आप कर लो 9/4 तो आपको 9 मिल जाएगा, ठीक है। पर इंटीजर मिलना चाहिए अगर आपको डिविजिबिलिटी वहाँ पे बतानी है कि ये इसको डिवाइड करता है, ठीक है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, कुछ रिजल्ट्स है। सबसे पहले प्रॉपर डिवाइजर किसे कहते हैं। प्रॉपर डिवाइजर का तो सबको पता है, अगर एक नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करता है तो उसका डिवाइजर है। पर प्रॉपर डिवाइजर का मतलब क्या, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर डिवाइजर्स, दो डेफिनेशन है। द नॉन जीरो नंबर ए इज सेड टू बी ए प्रॉपर डिवाइजर ऑफ नंबर बी इफ ए डिवाइड्स बी। एक नॉन जीरो नंबर है ए, कब कहेंगे कि ये नंबर ए किसी दूसरे नंबर बी को डिवाइड करता है,
प्रॉपरली डिवाइड करता है, ये उसका प्रॉपर डिवाइजर है। इफ़ ए डिवाइड्स बी, अगर ए बी को डिवाइड करे पहली कंडीशन तो, एंड ए इज़ नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस वन एंड प्लस माइनस बी, ए ना तो प्लस माइनस वन के इक्वल हो, ए ना ही प्लस माइनस बी के इक्वल हो, तब हम बोलेंगे कि ए बी का क्या है, प्रॉपर डिवाइजर है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें, आप ले लो 2 डिवाइड्स 8, ठीक है, 2 8 को डिवाइड करता है, एंड 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस वन एंड 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 8। इसका मतलब क्या है, 2 इज़ ए प्रॉपर डिवाइजर ऑफ 8, 2 8 का क्या है, प्रॉपर डिवाइजर, ठीक है। पर अगर हम बात करें 8 के इम्प्रॉपर डिवाइजर्स की, तो 1 है, माइनस वन है, 8 है और माइनस 8 है। ये कैसे डिवाइजर है 8 के, दीज आर इम्प्रॉपर डिवाइजर्स ऑफ 8, ठीक है। तो ये प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर डिवाइजर्स है, जो प्रॉपर नहीं है वो इम्प्रॉपर डिवाइजर है, ठीक है। फॉर एवरी नॉन जीरो नंबर, कंडीशन क्या है, वो नॉन जीरो होना चाहिए बस, नॉन जीरो नंबर बी द इम्प्रॉपर डिवाइजर्स आर प्लस माइनस वन एंड प्लस माइनस बी। तो इसके इम्प्रॉपर डिवाइजर क्या होंगे, एक तो प्लस माइनस वन और एक प्लस माइनस उस नंबर के आगे ही हम लगा देंगे प्लस माइनस, ठीक है। तो इवन नंबर क्या होते हैं, सभी को पता, इवन नंबर वैसे क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। तो ए नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 2, एक ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाता है, इज कॉल्ड एन इवन नंबर। इन जनरल एन इवन नंबर इज डिनोटेड बाई 2k। तो इन जनरल हम किसी भी इवन नंबर को किससे डिनोट करते हैं, 2k से डिनोट करते हैं, जहाँ पे k क्या है, k कोई भी नंबर है। यहाँ पे एक बात बतानी ज़रूरी है, यहाँ पे ये जो नंबर है ये इंटीजर है। यहाँ पे ऊपर एक रिमार्क आपको मिलेगा, उसमें रिमार्क से पहले नोट मिलेगा, नोट में जो लास्ट पॉइंट है वो यही है, द वर्ड नंबर में बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन इंटीजर। तो इस चैप्टर के अंदर जहाँ पे भी नंबर वर्ड यूज़ करेंगे, मोस्टली वो इंटीजर के लिए ही यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि अगर कोई नंबर इवन नंबर है, कब बोलेंगे वो इवन नंबर है, जब वो लिखा जा सके 2 इंटू के की फॉर्म में, जहाँ पे के क्या है, कोई भी इंटीजर है। 10 इवन नंबर्स आर जीरो, जीरो भी इवन नंबर है क्योंकि जीरो को हम लिख सकते हैं 2 इंटू जीरो करके, जहाँ पे जीरो एक इंटीजर है। 2 एक इवन नंबर है क्योंकि 2 इंटू वन कर सकते हैं, जहाँ पे 1 एक इंटीजर है। 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू टू करके, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू एट करके। तो हर एक ऐसा नंबर जिसका फॉर्मेट कुछ इस टाइप का, 2 इंटू के टाइप का, जहाँ पे के क्या क्या है, के है एक इंटीजर, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इवन नंबर। और ओड नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं जिनको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 1 रिमाइंडर देंगे। ए नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, एक नंबर जो कि 2 से डिवाइड नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं, ओड नंबर। इन जनरल एन ओड नंबर इज डिनोटेड बाई 2k प्लस वन। तो इन जनरल, जनरली ओड नंबर को 2k प्लस वन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर k इज़ एनी इंटीजर, जहाँ पे k क्या कोई भी इंटीजर है। 10 ओड नंबर्स आर, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, 1 3 5। 1 को लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं हम 1 को, 2k प्लस वन की फॉर्म में, 2 इंटू जीरो प्लस वन, जहाँ पे जीरो एक इंटीजर है। 3 को लिख सकते हैं 2 इंटू वन प्लस वन। 5 को लिख सकते हैं 2 इंटू टू प्लस वन। 7 को 2 इंटू थ्री प्लस वन। तो ओड नंबर को लिखा जा सकता है 2k प्लस वन की फॉर्म में, और इवन नंबर को लिखा जा सकता है 2k की फॉर्म में, जहाँ पे k क्या कोई भी इंटीजर है। रिमार्क क्या है यहाँ पे, इवन एंड ओड नंबर्स आर कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है जो नंबर एक के बाद एक आए, लगातार आए, ठीक है। तो इवन और ओड नंबर कैसे नंबर होते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, जैसे 2 के बाद 3, 2 इवन है, 3 ओड नंबर है, ठीक है। सिमिलरली 15 एंड 16 आर कंसेक्यूटिव, इन विच 15 इज ओड एंड 16 इज इवन नंबर। तो अगर आपके पास कोई भी 2 लगातार नंबर है तो ओबियस सी बात है कि उनमें से एक इवन नंबर होगा तो दूसरा क्या होगा, ओड नंबर होगा, ठीक है। तो इसके बाद एक थ्योरम है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज आल्सो एन इवन नंबर। अगर आपके पास 2 इवन नंबर है तो उनकी प्रोडक्ट करके जो नंबर मिलेगा वो नंबर भी कैसा होगा, इवन नंबर होगा। तो इसका प्रूफ है, बड़ा इजी सा प्रूफ है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। लेट ए एंड बी 2 इवन नंबर्स। तो चलो हम मान लेते हैं कि 2 नंबर है हमारे पास, एक का नाम हमने ए रख दिया, दूसरे का नाम क्या रख दिया, बी रख दिया, ठीक है। तो ये दोनों हमने इवन नंबर लेट किया, और अभी अभी हमने पढ़ा इवन नंबर किस फॉर्म के होते हैं, वो तो 2 इंटू के की फॉर्म के होते हैं, जहाँ पे के क्या कोई इंटीजर है। तो देयरफॉर वी कैन राइट ए इक्वल्स टू 2k1 एंड बी इक्वल्स टू 2k2, वेयर k1 एंड k2 आर इंटीजर्स, जहाँ पे k1 और k2 क्या है, इंटीजर्स हैं। नाउ ए इंटू बी, अब हमें दिखाना क्या है कि इनकी प्रोडक्ट करके जो नंबर आएगा, ए और बी की प्रोडक्ट करके क्या आएगा, ए भी आएगा, वो भी कैसा नंबर होना चाहिए, इवन नंबर। तो जब हम प्रोडक्ट करेंगे ए इंटू बी किसके इक्वल होगा, ए की वैल्यू 2k1 इंटू बी की वैल्यू 2k2। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2k1 इंटू k2, ठीक है, वेयर
अब ये 2k1 इंटू k2 क्या मिलेगा, 2 एक इंटीजर है, k1 भी इंटीजर और k2 भी इंटीजर है, तो 3 इंटीजर्स की प्रोडक्ट करोगे तो भी क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलेगा। और उस इंटीजर को हमने किससे डिनोट कर दिया, k से डिनोट कर दिया, तो किसके इक्वल हो गया, 2k के इक्वल, जहाँ पे k क्या है, ये सारा का सारा k है 2k1 इंटू k2, जो कि क्या है अपने आप में एक इंटीजर है। तो a इंटू बी किसके इक्वल हो गया, 2k के इक्वल, जहाँ पे k क्या कोई भी इंटीजर है। तो हमने दो नंबर्स की प्रोडक्ट करी जो कि किस टाइप की मिली, 2k टाइप की, और 2k टाइप का हर नंबर क्या होता है, इवन नंबर होता है। ठीक है, तो a इंटू बी कैसा नंबर बनेगा, इवन नंबर। अब अगली थ्योरम है, द प्रोडक्ट ऑफ टू ओड नंबर्स इज आल्सो एन ओड नंबर। अगर आपके पास दो ओड नंबर है तो उनकी प्रोडक्ट भी क्या होगी, ओड नंबर होगी हमेशा। तो लेट ए एंड बी बी टू ओड नंबर्स। तो हमने क्या किया, दो ओड नंबर लेट कर लिए, एक को ए से डिनोट कर दिया, दूसरे को बी से डिनोट कर दिया। अब हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ओड नंबर्स को 2k+1 टाइप से लिखा जा सकता है, जहाँ पे के क्या है, के कोई भी इंटीजर। अब आपने के लिखा, वहाँ पे के की जगह पे कोई और वेरिएबल सिंबल भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, दो इंटीजर्स, दो नंबर है जो कि ओड नंबर्स हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग दिखाना जरूरी है, दोनों एक दूसरे से सेपरेट दिखाने जरूरी है। जरूरी नहीं कि दोनों नंबर एक ही इक्वल ही हों। ठीक है, तो इसलिए दोनों के लिए अलग अलग सिंबल्स हमने यूज़ किए हैं। ए को किस फॉर्म में लिखा, 2m+1 की फॉर्म में, और बी को किस फॉर्म में लिखा, 2n+1 की फॉर्म में। और जो ये m और n है ये क्या होने चाहिए, ये इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, अब हम चाहते क्या है कि इनकी प्रोडक्ट जो करें वो भी ओड नंबर बने। ठीक है, तो चलो प्रोडक्ट करके देखते हैं कि प्रोडक्ट बनेगी क्या। तो a इंटू बी किसके इक्वल है, 2m+1, ए की वैल्यू पुट कर दी, 2n+1 बी की वैल्यू पुट कर दी। तो जब इस प्रोडक्ट को हम ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा 4mn+2m+2n+1। ठीक है, अब ये जो +1 है इसको तो पीछे ही रखेंगे, आगे वाले इन तीनों टर्म्स में से हमने कर लिया 2 को कॉमन, क्योंकि हम चाहते हैं 2k+1 टाइप का कुछ बने यहाँ पे। ठीक है, तो 2 इंटू ये यहाँ से 2 कॉमन करके जो अंदर चीज़ें बच गई वो एज इट इज़। अब देखो m और n इंटीजर्स हैं, इंटीजर उनकी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या मिलेगा, इंटीजर। तो ये 2mn क्या है, सारा का सारा एक इंटीजर है, m इंटीजर है, n इंटीजर है, तीनों के तीनों नंबर्स इंटीजर है, तो उनका सम करोगे तो भी क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। और इस सारे के सारे सम करके जो नंबर आएगा उसको क्या नाम दे दिया, k। तो a इंटू बी जो हमने प्रोडक्ट करी है वो किसके इक्वल आया, 2k+1 के इक्वल आ गया है ना। और k किसके इक्वल है, 2mn+m+n विच इज़ एन इंटीजर, जो कि क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, तो दो ओड इंटीजर्स की हमने प्रोडक्ट करी, दो ओड नंबर्स की हमने प्रोडक्ट करी, वो किसके इक्वल आया, 2k+1 टाइप के इक्वल आया, जो कि अपने आप में कैसा नंबर होता है, ओड नंबर होता है। तो एज ए इंटू बी इज ऑफ द फॉर्म 2k+1, सो a इंटू बी इज एन ओड नंबर, तो इसलिए a इंटू बी भी क्या बनेगा, ओड नंबर बनेगा। नेक्स्ट थ्योरम है, द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर विद एन ओड नंबर इज एन इवन नंबर। कि किसी इवन नंबर की किसी ओड नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो प्रोडक्ट करके जो नंबर मिलेगा वो भी कैसा नंबर होगा, वो इवन नंबर होगा। तो इसका प्रूफ बहुत सिंपल है, बस ऐसे ही करना, दो नंबर रहने जिसमें से एक इवन है एक ओड है। तो यहाँ पे एक ए को इवन मान लिया, बी को ओड मान लिया, तो ए को किस टाइप से लिखेंगे, 2m टाइप से, और बी को लिख दिया 2n+1 टाइप से। ठीक है, अब ये 2 एज इट इज़, और इसकी अंदर मल्टीप्लाई कराई हमने m की, तो अंदर क्या बनेगा, 2mn+m। ठीक है, तो ये किस टाइप का हो गया, ओवरऑल 2k टाइप का, जहाँ पे k किसके इक्वल है, 2mn+m के इक्वल, जो कि एक इंटीजर है। ठीक है, तो दो नंबर्स की प्रोडक्ट किस फॉर्म की मिली, 2k टाइप की मिल गई है ना। और 2k टाइप का हर नंबर क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो इसका मतलब a इंटू बी क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। इसके बाद है थ्योरम्स ऑन डिविजिबिलिटी। तो सबसे पहली थ्योरम है, इफ़ a इज़ ए डिवाइजर ऑफ b एंड b इज़ ए डिवाइजर ऑफ c, देन a इज़ ए डिवाइजर ऑफ c। डेट इज़ इफ़ a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स c, देन a डिवाइड्स c। तो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है कि अगर आपके पास तीन इंटीजर्स हैं a b c, जिसमें a डिवाइड करता है b को, b डिवाइड करता है c को, और c डिवाइड करता है, नहीं, a डिवाइड करता है b को, b डिवाइड करता है c को, तो a c को भी डिवाइड कर दे। जैसे एग्जांपल के लिए 2 4 8, अगर हम तीन नंबर ले, 2 डिवाइड करता है 4 को, ठीक है, 4 डिवाइड करता है 8 को, तो वहाँ से हम बोल सकते हैं कि 2 8 को डिवाइड करता है, तो बिल्कुल करता है, क्योंकि 8 किसके इक्वल है, 2 इंटू 4 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, आपने रिलेशंस पढ़े होंगे, तो ये किस टाइप का रिलेशन है, ट्रांजिटिव टाइप का रिलेशन है, जब ए और बी एक साथ रिलेटेड है, ए इज़ रिलेटेड टू बी इज़ रिलेटेड टू सी, देन ए इज़ रिलेटेड टू सी। तो कुछ कुछ वैसा ही है ये। ठीक है, तो प्रूफ क्या है इसका, प्रूफ है, सिंस ए डिवाइड्स बी, क्योंकि ए बी को डिवाइड करता है, देयर फॉर देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर k1
सच डेट बी इक्वल्स टू k1 इंटू ए। ये कैसे लिखा? बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। अभी हमने डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है तो आपको ज़रूर मिलेगा एक पॉजिटिव एक इंटीजर मिलेगा कि आप डिवाइजर की उस इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? वो नंबर मिल जाएगा जिसको वो डिवाइड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे बी को डिवाइड किया गया है तो बी किसके इक्वल हो गया? k1 इंटू ए के इक्वल। अगेन सिंस बी डिवाइड सी, अब बी सी को डिवाइड करता है, इसका मतलब यहाँ पे भी एक इंटीजर मिलेगा बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी से k2, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया? k2। तो सी किसके इक्वल हो गया? k2 इंटू बी के इक्वल। अब यहाँ से क्या करेंगे? हम बी की वैल्यू उठाएंगे और यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी? सी इक्वल्स टू k2 एज इट इज़, बी की वैल्यू k1 इंटू ए। तो k1 एक इंटीजर है और k2 भी एक इंटीजर है, तो दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो भी क्या मिलेगा? एक इंटीजर मिलेगा। तो आप उसको डिनोट कर सकते हो k से, इन्होंने यहाँ पे नहीं लिखा, आप लिख सकते हो c इक्वल्स टू k इंटू ए। ठीक है, c किसके इक्वल हो गया? एक इंटीजर की मल्टीप्लाई कर दो a के, ठीक है, उसके इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या है? c a का मल्टीपल हो गया, इंटीजर मल्टीपल। तो आप बोल सकते हो a c को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो हैंस बाई डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी a डिवाइड c, तो a c को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। इफ़ ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए, अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, एक का नाम ए है दूसरे का नाम बी है, तो अगर ए बी को डिवाइड करता है और बी ए को डिवाइड करता है तो दोनों कैस की वैल्यू क्या होंगी? ए इक्वल्स टू प्लस माइनस बी के इक्वल होगी। ठीक है, तो इसका प्रूफ करेंगे सिंस ए डिवाइड्स बी। अब ए बी को डिवाइड करता है, ठीक है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी बी कैन बी रिटन एज k1 इंटू ए, वेयर k1 क्या है? k1 कोई इंटीजर है। ठीक है, सिंस बी डिवाइड ए, अब बी ए को भी डिवाइड करता है तो ए को लिखा जा सकता है k1 इंटू बी की फॉर्म में। अब बी की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है k1 इंटू ए, उसको यहाँ पे लिखो तो b इक्वल्स टू k1 k2 इंटू बी। ठीक है, तो ये एक नंबर है, ठीक है, और उसकी आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि वो उसी के इक्वल आ जाए। यहाँ पे भी सेम नंबर लिखा हुआ है, तो सबको पता है अगर किसी नंबर की किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके वही नंबर आता तो वो केवल वन के केस में हो सकता। अगर नंबर्स के लिए हम बोल ले तो बी की मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि बी ही आ जाए, तो आप बोलोगे वन से मल्टीप्लाई करो, तो k1 इंटू के इसके इक्वल होना चाहिए वन के इक्वल। अब k1 क्या है? k1 एक इंटीजर है। k2 क्या है? k2 एक इंटीजर है। और दो इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करके वन कब आता है? जब या तो दोनों इंटीजर प्लस वन हो या फिर दोनों इंटीजर माइनस वन हो, तभी आ सकता है। इसके अलावा कोई और इंटीजर है ही नहीं कि जिनकी प्रोडक्ट कर दे तो वन आ जाए। दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स k1 एंड k2 इज वन। इसका मतलब दो इंटीजर्स की प्रोडक्ट क्या है? वन है। आइदर बोथ k1 एंड k2 आर वन और बोथ माइनस वन, तो या तो दोनों वन होंगे या दोनों माइनस वन होंगे। ठीक है, आइदर k1 इक्वल्स टू वन, k2 इक्वल्स टू वन और k1 इक्वल्स टू माइनस वन, k2 इक्वल्स टू माइनस वन। तो यहाँ से हम क्या इंप्लाई कर देंगे? ए किसके इक्वल हो गया? प्लस माइनस बी के इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है, अगर ए बी को डिवाइड करता है तो ए बी के हर मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। कैसे? कि इफ़ ए डिवाइड्स बी देन ए डिवाइड्स बी इंटू के वेयर के इज़ एनी इंटीजर। तो इसका प्रूफ करते हैं। सिंस ए डिवाइड बी, क्योंकि ए बी को डिवाइड करता है ना, तो देयर फोर देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सी, तो हमें क्या मिलेगा? कि इंटीजर मिलेगा सी, सच डैट वो इंटीजर कैसा होगा कि अगर आप उस इंटीजर की ए से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? बी। ये क्यों लिखा? बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। अब दोनों तरफ अगर आप के से मल्टीप्लाई कर दो, जहाँ पे के कोई एक इंटीजर है, तो बी के इक्वल्स टू ए सी इंटू के, और इसको लिखा जा सकता है ए सी के को आप लिख दो डी, क्योंकि सी एक इंटीजर है, के एक इंटीजर, तो प्रोडक्ट करके एक इंटीजर ही आएगा, उसको हमने डिनोट कर दिया डी से। तो बी इंटू के किसके इक्वल हो गया? ए इंटू डी के। अब देखो ये जो इंटीजर है, ये जो नंबर है, ये ए का मल्टीपल है, ए इंटू कोई इंटीजर, इसका मतलब ए इसको क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी ए डिवाइड्स बी के। ठीक है, इसके बाद अगली थ्योरम है, अगर ए डिवाइड करता है बी को, ए डिवाइड करता है सी को, तो ए डिवाइड करेगा बी प्लस सी को भी और ए डिवाइड करेगा बी माइनस सी को भी। कैसे? देखो, अगर ए डिवाइड करता है बी को और ए डिवाइड करता है सी को, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स से k1 एंड k2 सच दैट b इक्वल्स टू a इंटू k1 एंड c इक्वल्स टू a इंटू k2। ये क्यों लिखा? बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। अब a b को डिवाइड करता है तो b a का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो मल्टीपल होगा तो कोई इंटीजर मिलेगा जिसकी मल्टीप्लाई करेंगे a से तो हमें b मिल जाएगा। वैसे ही अगर a c को डिवाइड करता है तो c a का मल्टीपल होगा, इसका मतलब कोई इंटीजर मिलेगा जिसकी a से मल्टीप्लाई करेंगे तो c मिल जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है c इक्वल्स टू a k2। ठीक है, अब b प्लस सी किसके इक्वल होगा? बी प्लस सी करोगे जब आप, तो किसके इक्वल होगा? ए के वन प्लस ए के टू। अब यहाँ पे प्लस माइनस एक साथ इसमें दिखाया है, अलग अलग भी कर सकते हैं, बी प्लस सी कर दो, एक बार बी माइनस सी कर दो, पर एक साथ भी कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी प्लस माइनस सी किसके इक्वल होगा? ए के वन, क्योंकि बी की वैल्यू है ए के वन, तो ए के वन प्लस माइनस ए के टू, यहाँ से ए करेंगे कॉमन,
ए कॉमन होने के बाद अंदर क्या बचेगा, k1 प्लस माइनस k2। अब k1 एक इंटीजर है, k2 एक इंटीजर है, इंटीजर को इंटीजर के साथ ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो, दोनों केसेस में हमेशा क्या बनेगा, इंटीजर ही बनेगा। ठीक है, तो इन दो इंटीजर्स, इन दो नंबर्स का जो सम है या सब्ट्रैक्शन है वो ए का इंटीजर मल्टीपल बन गया है ना, ए इंटू कोई इंटीजर, ये k1 प्लस माइनस k2 करके जो भी इंटीजर आएगा, तो इसका मतलब b प्लस माइनस सी किसके इक्वल हो गया, ए का कुछ मल्टीपल हो गया ये। तो इसका मतलब ए इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी ए डिवाइड्स बी प्लस माइनस सी, इसका मतलब ए बी प्लस सी को भी डिवाइड करेगा और ए बी माइनस सी को भी डिवाइड करेगा। अब इसके बाद अगली थ्योरम है, अगर ए डिवाइड करता है बी को और ए डिवाइड करता है सी को, तो ए डिवाइड कर देगा बी एक्स प्लस सी वाई को फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो जैसे अभी थ्योरम नंबर 4 थी, सेम प्रूफ है इसका भी। इसमें थ्योरम नंबर 3 और 4 दोनों एक साथ यूज करी जाएंगी। ठीक है, अब ए बी को डिवाइड करता है तो बी के हर एक इंटीजर मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा बाई थ्योरम नंबर 3। वैसे ही अगर ए सी को डिवाइड करता तो सी के हर एक इंटीजर मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा ये। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे यूज़ करी गई है, ए डिवाइड बी देयर फॉर देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर। अगर आप ऐसा ना करो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसको, पर इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप एक दो लाइन ज़्यादा लिखोगे कि अगर ए डिवाइड करता है बी को तो बी को लिखा जा सकता है ए इंटू k1 की फॉर्म में, ए डिवाइड करता है सी को तो सी को लिखा जा सकता है ए इंटू k2 की फॉर्म में, और k1 k2 क्या होंगे, ये इंटीजर्स होंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम बी एक्स प्लस सी वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। हम क्या चाहते हैं कि ए डिवाइड कर दे बी एक्स प्लस सी वाई को, तो चलो देखते हैं बी एक्स प्लस सी वाई की वैल्यू क्या है। अगर इसकी वैल्यू ए का मल्टीपल बन गई तो ए ने इसको डिवाइड कर दिया फिर। ठीक है, तो बी एक्स प्लस सी वाई की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो इसकी एक्स से और इसकी वाई से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ से दोनों में से ए कर लिया कॉमन, जो अंदर ये बचा है k1x प्लस k2y। ठीक है, इस सारे को इन्होंने क्या नाम दे दिया, k नाम दे दिया। अब ये जो k जो यहाँ पे आया ये एक इंटीजर है, इस चीज़ की क्या गारंटी है, देखो k1 इंटीजर है ऊपर लिखा हुआ है, k2 इंटीजर ऊपर लिखा हुआ है, x और y क्या है, इंटीजर है, स्टेटमेंट में ये गिवन है। तो इसकी मल्टीप्लाई भी इंटीजर, k1x इंटीजर बनेगा, k2y भी इंटीजर बनेगा, तो सम करेंगे वो भी क्या बनेगा, इंटीजर बनेगा। तो ये ओवरऑल एक इंटीजर बनेगा जिसको किससे डिनोट कर दिया, k से डिनोट कर दिया। तो बी एक्स प्लस सी वाई क्या हो गया, ए का इंटीजर मल्टीपल। तो ए क्या कर देगा, बी एक्स प्लस सी वाई को डिवाइड कर देगा। तो देन बाई डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी ए डिवाइड्स बी एक्स प्लस सी वाई। ठीक है, तो इसके बाद कुछ करोलरी है। तो इसमें एक तो मेन पॉइंट ये है कि अगर ए बी वन को डिवाइड करता है, बी टू को डिवाइड करता है, बी एन को डिवाइड, एन नंबर्स को डिवाइड करता है तो उनके सम को भी डिवाइड करेगा, या फिर उनके साथ कुछ इंटीजर मल्टीप्लाई कर लोगे और फिर ऐड करोगे, उस लीनियर कॉम्बिनेशन को भी क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा। ठीक है, इसके बाद थ्योरम नंबर 6 है, इफ़ ए डिवाइड्स बी एंड बी इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर ए बी को डिवाइड करता है और बी ज़ीरो के इक्वल भी नहीं है, और ए का मोड लेस देन इक्वल टू है बी के मोड से, नहीं प्रूफ करना है ये तो हमें। ठीक है, अगर ए एक नंबर को डिवाइड कर रहा है बी को जो कि नॉन ज़ीरो है, तो ए का जो मोड होगा वो बी के मोड से क्या होगा, लेस देन या इक्वल होगा। इसका प्रूफ है, सिंस ए डिवाइड बी, क्योंकि ए बी को डिवाइड करता है, देयर फॉर देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर के सच डेट। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी लगाई, बी को कैसे लिखा जा सकता है, ए इंटू के की फॉर्म में, जहाँ पे के क्या है, कोई इंटीजर है। ठीक है, अब यहाँ पे बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, और ए तो नॉन जीरो ही लेके चलते हैं, जब डिविजिबिलिटी की बात आएगी तो जो डिवाइजर है वो नॉन जीरो ही लेके चला जाता है हमेशा। ठीक है, तो बी इक्वल्स टू ए इंटू के, ये नॉन जीरो है, ए भी नॉन जीरो, तो ए की किस से मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर नॉन जीरो आए, तो आप बोलोगे किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करने पे ही नॉन जीरो आंसर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हमने क्या लिख दिया, के भी क्या है, नॉन जीरो है। नाउ ऑन टेकिंग एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑन बोथ साइड, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है मॉडुलस, तो दोनों तरफ जब हम मॉडुलस लगाएंगे, बी का मॉडुलस इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए इंटू के, तो ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है, दो नंबर्स की प्रोडक्ट अगर आपने करी हुई है तो मोड दोनों पे अलग अलग से लगेगा, तो इक्वल्स टू में क्या आएगा, मोड ए इंटू मोड के। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या मिला, मोड ऑफ बी इज इक्वल्स टू मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ के। अब देखो ये कोई भी नंबर जीरो नहीं है, ठीक है, दोनों नंबर नॉन जीरो है, उनकी प्रोडक्ट, उनके मॉडुलस की प्रोडक्ट किसके इक्वल है, मॉडुलस ऑफ बी के इक्वल है। तो इन दो नॉन जीरो नंबर्स की और पॉजिटिव नंबर्स की प्रोडक्ट इसके इक्वल है। इसका मतलब ये नंबर इन दोनों नंबर से क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट जब करेंगे तब जाके वैल्यू इसके इक्वल आती है। तो ये किसके इक्वल होगा, या तो ये इससे ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा वैसे, या फिर ये इससे ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल होगा। तो दिस इंप्लाइज मोड ऑफ बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मोड ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ बी। यही हमने प्रूफ करना था।
इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है, अगर ए बी को डिवाइड करता है और बी ए से छोटा है, ठीक है, मतलब एक नंबर है जिसने अपने से छोटे नंबर को डिवाइड कर दिया, ए नॉन जीरो है, ठीक है, जो डिवाइजर होगा वो हमेशा नॉन जीरो ही लेके चलेंगे। तो ए नॉन जीरो है जिसने किसी बी को डिवाइड कर दिया और बी ए से छोटा है और बी नेगेटिव भी नहीं है, नॉन नेगेटिव है, तो देन बी इज जीरो, तो बी को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। तो प्रूफ है इसका, सिंस ए डिवाइड्स बी, क्योंकि ए डिवाइड करता है बी को, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर के सच डेट, बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी ये बात लिखी गई है कि एक इंटीजर मिलेगा के, वो इंटीजर कैसा होगा, तो सच डेट ए इंटू डेट इंटीजर के इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, बी के इक्वल। नाउ इट इज़ गिवन डेट ए एंड बी आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, अब हमें दिया क्या गया है, ए और बी कोई भी नेगेटिव नहीं है, ठीक है, देयरफॉर के इज ऑल्सो नॉन नेगेटिव इंटीजर, ना तो ये नेगेटिव है ना ये नेगेटिव, तो इसकी जब हम के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आंसर नेगेटिव नहीं आ रहा, ये नॉन नेगेटिव, तो ये भी क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, तो देयरफॉर के इज ऑल्सो नॉन नेगेटिव इंटीजर। गिवन क्या है, ए नॉट इक्वल टू जीरो है, और यहाँ पे और क्या दिया गया है, यहाँ पे हाँ ए को नॉट इक्वल टू जीरो दिया गया है, और दिखाना क्या है कि बी ज़ीरो है, ठीक है, बी को ज़ीरो दिखाना, तो हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे। चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि बी ज़ीरो नहीं है, ठीक है, तो बी ज़ीरो नहीं है, देखो बी ज़ीरो नहीं है, ए ज़ीरो नहीं है, तो ए की किससे मल्टीप्लाई कराई गई होगी, ज़ीरो से कराता अगर मैं ए की, तो ए इंटू ज़ीरो करके तो ज़ीरो ही आंसर आ जाता। इसका मतलब जो यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया गया वो नंबर भी ज़ीरो नहीं है, क्योंकि बी को हमने नॉट इक्वल टू ज़ीरो लेट किया, सपोज किया यहाँ पे, तो देयरफॉर के इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज के किसके इक्वल होगा, के ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन हो जाएगा फिर, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन क्यों लिया, क्योंकि के नॉन नेगेटिव है, माइनस का तो नहीं है के, और के ज़ीरो भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, और इंटीजर है के की वैल्यू इंटीजर वैल्यू है, तो ज़ीरो के बाद इंटीजर कौन आता, वन आता, तो के की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन हो जाएगी। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट वी कैन राइट बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, क्यों, देखो बी किसके इक्वल है, ए और के की मल्टीप्लाई के इक्वल है, ठीक है, और ये दोनों, ये जो के जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है ये वन या उससे बड़ा नंबर है, तो b इन दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करके लिखा गया है, इसका मतलब b इनसे तो बड़ा ही होगा दोनों नंबर से, या बराबर हो सकता है, तो b इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, बट इट इज़ गिवन, पर गिवन क्या है, b तो a से छोटा नंबर है, स्टेटमेंट में तो ऐसा दिया गया है, ठीक है, तो विच इज़ ए कॉन्ट्राडिक्शन, और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों क्रिएट हुई, क्योंकि हमने माना था b की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 8, द प्रोडक्ट ऑफ एनी आर कंजिक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाई आर फैक्टोरियल। तो इस थ्योरम को समझने से पहले हम एक आध एग्जाम्पल करेंगे ताकि समझ में आए कि ये थ्योरम की स्टेटमेंट बताना क्या चाहती है। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ आर कंजिक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाई आर फैक्टोरियल, कि अगर आपके पास कोई भी आर कंजिक्यूटिव इंटीजर्स हैं उनकी प्रोडक्ट अगर आप करोगे तो वो आर फैक्टोरियल से डिवाइड होगी। फॉर एग्जांपल चलो हम 4 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स ले लेते हैं, 4 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स। अब ये जो इंटीजर लेने हैं ये कोई भी 4 नंबर हो सकते हैं, लगातार होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि 1 से ही स्टार्ट करना या 2 से ही स्टार्ट करना। जैसे हम ले लेते हैं 5 6 7 8, ठीक है, 4 नंबर है, 4 इंटीजर्स है और कंजिक्यूटिव इंटीजर्स है। तो अगर आप 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 करोगे तो जो आंसर आएगा वो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। अब 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, सबको पता, अगर हम 4 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करके करेंगे। तो पहले इसको अगर हम सोल्व करें तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, चलो इसको ऐसे नहीं लिखते, देखते कि ये डिवाइड होता है नहीं, सीधा ही डायरेक्ट डिवाइड कर देते क्योंकि कैलकुलेशन करना थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको इससे कैंसिल करेंगे 4 आएगा, 4 को 4 से कैंसिल, 3 को करेंगे तो 2 आएगा, तो आंसर क्या आएगा 5 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है, जो कि क्या आया 70 के इक्वल आ गया 70, क्योंकि 5 2 ज़ा 10 10 7 ज़ा 70। तो हमने देखा ये 4 लगातार इंटीजर्स थे जिसको हमने किससे डिवाइड कराया, 4 फैक्टोरियल से, और डिवाइड हो गया और आंसर क्या आया 70 आया। तो ऐसे आप कोई भी लगातार कितने भी इंटीजर ले लो, ये तो मैंने पर्टिकुलर एग्जांपल लिया है, जैसे मैं 3 नंबर ले लेता हूँ, 2 3 और 4, ठीक है, 3 नंबर है, तो ये डिवाइड होएगा किससे, डिविजिबल बाई
डिविजिबल बाई 3 फैक्टोरियल। अब ये 3 नंबर कोई से भी नंबर हो सकते हैं, 2 3 4 लिखो या कुछ भी, 10 11 12 या कोई भी, व्हाट यू वांट। बस कंडीशन क्या है, वो उतने नंबर्स के फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 3 इंटू 4 तो क्या आंसर आएगा 24। और 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 6 होता है, तो 24 6 से डिवाइड हो जाता है। तो ये थ्योरम यही कहती है कि द प्रोडक्ट ऑफ आर कंजिक्यूटिव इंटीजर्स, कोई भी लगातार आर इंटीजर अगर आपके पास हैं तो उनकी जो प्रोडक्ट करके नंबर आएगा वो नंबर हमेशा किससे डिवाइड होगा, आर के फैक्टोरियल से। ठीक है, तो इसका प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ थोड़ा सा लेंथी प्रूफ है, पर इतना भी मुश्किल नहीं है कि वो समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा अगर आप ध्यान से उसको समझोगे। द प्रोडक्ट ऑफ आर एनी आर कंजिक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाई आर फैक्टोरियल। तो चलो आर नंबर्स की वो ले लेते हैं, प्रोडक्ट ले लेते हैं सबसे पहले। तो लेट पी एन इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू अप टू एन प्लस आर माइनस वन बी द प्रोडक्ट ऑफ आर कंजिक्यूटिव इंटीजर्स। अब ये पी एन का मतलब क्या है, पी एन का मतलब है ये जो प्रोडक्ट, पी का मतलब प्रोडक्ट और एन का मतलब है एन से हमने स्टार्ट करी है। पहला इंटीजर जो है वो हमारा एन है, एन, और उसके बाद फिर लगातार हमने कितने काउंट करे हैं, एन और एन के बाद सारे काउंट करके आर होने चाहिए। ठीक है, तो इनको काउंट कर लेते हैं पहले। ये पहला इंटीजर है, उसके बाद ये दूसरा इंटीजर है, ये तीसरा इंटीजर है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, पहले इंटीजर में कुछ भी ऐड नहीं हो रखा है ना, दूसरे इंटीजर में एक ऐड हो रखा है, तीसरे में दो ऐड हो रखा है। तो जो जितने नंबर पे जो इंटीजर है उसमें से एक कम नंबर ऐड वहाँ पे हो रखा है। अगर मैं इसके बाद देखूँ, पहला दूसरा तीसरा, चौथे इंटीजर में क्या मिलेगा, n+3 मिलेगा वहाँ पे। तो n में जितना ऐड हो रखा है, जितना n में ऐड हो रखा है वो जो इंटीजर है वो उसके एक नंबर बाद के प्लेस का है। तो n में कितना ऐड हो रखा है यहाँ पे r-1। इसका मतलब भी ये जो इंटीजर यहाँ पे लिखा हुआ है n प्लस r-1, ये कौन से प्लेस का इंटीजर है, ये rth प्लेस का इंटीजर है। जैसे यहाँ पे 1 ऐड कर रखा है, ये सेकंड प्लेस का इंटीजर है, प्रोडक्ट के अंदर इसका प्लेस सेकंड है, प्रोडक्ट के अंदर इसका प्लेस थर्ड है, तो प्रोडक्ट के अंदर इसका प्लेस कौन सा होगा, rth प्लेस होगा। तो यहाँ पे टोटल ओवरऑल कितने इंटीजर्स की गुणा कर रखी है यहाँ पे, आर इंटीजर्स की। तो इसलिए इन्होंने लिखा पी एन इक्वल्स टू दिस बी द प्रोडक्ट ऑफ आर कंजिक्यूटिव इंटीजर्स। वी शैल प्रूव द थ्योरम बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो जो ये थ्योरम है हम इसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे। और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या, हमने स्टार्टिंग में ही उसके बारे में पढ़ा था, उसमें 3 4 स्टेप थे। सबसे पहला क्या था, जो भी वो एक्सप्रेशन था वहाँ पे अगर हम n की जगह पे 1 रख देते हैं तो वो रिजल्ट ट्रू होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लेट कर लेते हैं वो n वैल्यूज़ के लिए ट्रू है, और फिर दिखा देते हैं अगर वहाँ पे n की जगह n+1 रखे तो भी वो क्या है, ट्रू है। यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है, देखो आप ये मत समझ लेना कि यहाँ पे n लिखा हो तो हम n की जगह पे एक बार 1 रखेंगे, एक बार n रखेंगे और एक बार n+1 रखेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम अप्लाई करेंगे वो आर पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि इन्होंने क्या प्रूफ करने के लिए बोला कि आर कंजिक्यूटिव इंटीजर्स की प्रोडक्ट आर फैक्टोरियल से डिवाइड होगी। पहले हम दिखाएंगे एक इंटीजर की प्रोडक्ट एक फैक्टोरियल से डिवाइड होती है, फिर हम लेट कर लेंगे कि r-1, इन्होंने r-1 अज्यूम किया, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, वो कोई कंपल्सन नहीं है कि r-1 ही अज्यूम करना है, नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने जैसे किया हम वैसे ही मैं करूँगा। ठीक है, तो फिर हमने क्या लेट कर लिया यहाँ पे r-1 लगातार इंटीजर्स की अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो वो r-1 के फैक्टोरियल से डिवाइड होती है। फिर हम दिखा देंगे कि अगर आप r इंटीजर्स की लगातार r इंटीजर्स की प्रोडक्ट करते हो तो वो r फैक्टोरियल से डिवाइड होती है। ठीक है, यहाँ पे n पे इंडक्शन नहीं लगेगा। n का तो मतलब क्या, कोई भी नंबर जहाँ से हमने प्रोडक्ट स्टार्ट करी है, ठीक है ना, वो नंबर। अब जैसे मैंने एग्जांपल में दिखाया था, एक बार हमने 2 से प्रोडक्ट स्टार्ट करी थी तो वहाँ पे n का मतलब है 2। ठीक है, पी एन का मतलब है प्रोडक्ट कहाँ से स्टार्ट करनी है, एन से स्टार्ट करनी है, एन से लेके आगे तक जितने भी नंबर बनेंगे वो आर नंबर होने चाहिए। तो चलिए प्रूफ करते हैं। वी शैल प्रूव द थ्योरम बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एंड दिस इंडक्शन विल अप्लाई ऑन द वैल्यू ऑफ आर। तो जो इंडक्शन लगेगा वो आर की वैल्यू पे लगेगा जब आर की वैल्यू 1 है। ठीक है, पी एन का, एन की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, एन का मतलब है कोई भी नेचुरल नंबर, एन की वैल्यू 1 नहीं रखनी है। ठीक है, तो वैन आर इक्वल्स टू 1, अगर आर की वैल्यू 1 है इसका मतलब क्या, कोई भी एक इंटीजर लो, कोई भी जो आपको अच्छा लगे, वो हमेशा एक फैक्टोरियल से डिवाइड होना चाहिए। तो पी एन इक्वल्स टू एन विच इज़ डिविजिबल बाई 1 फैक्टोरियल फॉर ऑल एन। ये ट्रू क्यों है, दस द थ्योरम इज ट्रू फॉर आर इक्वल्स टू 1, ऐसा क्यों लिखा है इसने। देखो अगर आप आर की वैल्यू 1 लेते हो, ठीक है, पी एन की वैल्यू क्या है, एन इंटू
एन इंटू क्या था, एन प्लस वन, एन प्लस टू, अप टू एन प्लस आर माइनस वन। ठीक है, अगर हम आर की वैल्यू एक ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे देखना हमें मेन तो वन माइनस वन मतलब ज़ीरो, तो एन प्लस ज़ीरो तो वो तो यहीं आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक इंटीजर लेना है, पी एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन। अब आप एन कुछ भी ले लो, जैसे मैं एन को लेता हूँ 50, तो पी 50 इक्वल्स टू 50, और सबको पता है एक का फैक्टोरियल क्या होता है, एक होता है, और सबको पता है 50 इज़ डिविजिबल बाई 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब कोई बच्चा ले ले 100, तो पी 100 इक्वल्स टू 100। ठीक है, आगे नहीं जाना, क्योंकि आर की वैल्यू 1 लेने का मतलब है एक ही नंबर की प्रोडक्ट करनी है हमने, तो 100 इज़ डिविजिबल बाई 1 फैक्टोरियल। ठीक है, एन की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, एन के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। ठीक है, इंडक्शन किस पे लगाई गई है, इंडक्शन आर की वैल्यू पे लगाई गई है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो रिजल्ट है ये आर इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है। अब हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट द थ्योरम इज ट्रू फॉर द प्रोडक्ट ऑफ आर माइनस वन कंजिक्यूटिव इंटीजर्स। तो चलो मान लेते हैं कि अगर आपके पास आर माइनस वन कंजिक्यूटिव इंटीजर्स है, तो उनकी प्रोडक्ट आर माइनस वन के ही फैक्टोरियल से डिवाइड हो रही है। ठीक है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ आर माइनस वन कंजिक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाई आर माइनस वन फैक्टोरियल फॉर एवरी एन, और एन की वैल्यू पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एन की वैल्यू आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो जहाँ से आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो क्योंकि इंडक्शन तो आर पे लगाया गया है, एन पे इंडक्शन नहीं लगाया गया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि हमें तो आदत हो जाती है क्वेश्चन कर करके एन पे इंडक्शन लगा लगा के, कि हम यहाँ पे भी फिर एन पे ही इंडक्शन लगाने की कोशिश करते हैं, जो कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आर पे इंडक्शन है। ठीक है, तो हमने एज्यूम कर लिया, क्या एज्यूम कर लिया, आर माइनस वन लगातार इंटीजर्स की प्रोडक्ट आर माइनस वन के ही फैक्टोरियल से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी फॉर एवरी एन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, नाउ चेंजिंग एन टू एन प्लस वन। अब हम कुछ चीज़ें डिड्यूस करेंगे जिनका हम यूज़ करेंगे थोड़ी देर बाद। तो हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, पी एन प्लस वन की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, तो पी एन प्लस वन का मतलब क्या है, एन प्लस वन से स्टार्ट करेंगे हम प्रोडक्ट को। पी एन का मतलब क्या होता था, एन से प्रोडक्ट को स्टार्ट करना है, और एन से लेके आगे तक जितने भी वो टोटल प्रोडक्ट में नंबर आते थे वो कितने थे, आर नंबर होते थे। ठीक है, अब हम एन प्लस वन से स्टार्ट करेंगे, जैसे अगर पी थ्री होता पहले तो थ्री से स्टार्ट कर रहे थे, तो अब फोर से स्टार्ट कर देंगे, तो पी एन प्लस वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री, अप टू एन प्लस आर। काउंट करके देखेंगे तो वन टू थ्री कितने हैं, आर है, क्योंकि पहली ब्रैकेट दूसरी ब्रैकेट हर ब्रैकेट एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने नंबर्स की प्रोडक्ट होगी, आर नंबर्स की। तो पी एन प्लस वन इक्वल्स टू एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री, अप टू एन प्लस आर से जस्ट एक नंबर पहले कौन आया होगा, एन प्लस आर माइनस वन आया होगा, क्योंकि इसमें अगर आप वन ऐड करोगे तो अगला ही नंबर मिल जाएगा, एन प्लस आर। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों तरफ एन से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई एन। तो जब हम इसके एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन पी एन प्लस वन इक्वल्स टू एन इंटू दिस, जो भी है राइट साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम इसको ध्यान से देखें, इस आर प्लस वन को, एन प्लस आर को छोड़ दे, ठीक है, तो ये जो आगे जो ये नंबर बनेगा एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, अप टू एन प्लस थ्री एंड एन प्लस आर माइनस वन, ये किसके इक्वल होगा, ये पी एन के ही इक्वल होगा, क्योंकि हमने लेट किया था, देखो स्टार्टिंग में ही पी एन की वैल्यू यही लेट करी है, एन, एन प्लस वन से लेके एन प्लस आर माइनस वन तक, तो यहाँ पे यही वैल्यू बनेगी, उसको हमने किससे डिनोट कर दिया, पी एन से डिनोट कर दिया। और जो लास्ट में एन प्लस आर लिखा हुआ था उसको हमने कैसे लिख दिया, एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब पी एन के अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, एन इंटू पी एन प्लस आर इंटू पी एन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इस आर इंटू पी एन की वैल्यू निकाल लेंगे। आर इंटू पी एन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इस एन पी एन को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे, वहाँ पे क्या मिलेगा फिर हमें, एन पी एन प्लस वन, और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होएगा एन पी एन, और इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, आर पी एन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो हमने यही किया हुआ है। ठीक है, उसको इधर शिफ्ट कर दिया बस। इसके बाद हमने क्या किया, दोनों तरफ हमने n से डिवाइड करा दिया। ठीक है, तो जब हम n से डिवाइड कराएंगे तो यहाँ से n कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे n से डिवाइड हो जाएगा। अब उसके बाद हमने क्या किया, ऊपर पी एन की वैल्यू पुट कर दी। पी एन की वैल्यू क्या थी, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू अप टू एन प्लस आर माइनस वन, डिवाइड में क्या है n। ठीक है, अब ये जो ऊपर n लिखा होता है उससे नीचे वाला n कैंसिल आउट हो गया, तो r इंटू दिस वैल्यू, और इस पूरी की पूरी प्रोडक्ट को हमने किससे डिनोट कर दिया, p से डिनोट कर दिया। वेयर p डिनोट्स द प्रोडक्ट ऑफ r माइनस वन कंजिक्यूटिव इंटीजर्स। कैसे,
देखो ये पहला इंटीजर है n+1, उसके बाद दूसरा n+2 है, तीसरा n+3 होगा, तो ये क्या है n+r-1। तो इसका मतलब ये कितने प्लेस का इंटीजर है, r-1 प्लेस का इंटीजर है। यहाँ से अगर हम काउंट करना स्टार्ट करें तो ये जो प्रोडक्ट है ये कितने इंटीजर्स की प्रोडक्ट है, r-1 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स की। और अभी हमने थोड़ी देर पहले लेट किया था बट बाई आवर अजम्पशन वी हैव दैट प्रोडक्ट ऑफ r-1 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स, यानी कि p इज डिविजिबल बाई r-1 फैक्टोरियल, कि अगर हमारे पास r-1 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स की प्रोडक्ट है तो वो किससे डिवाइड होगी, r-1 फैक्टोरियल से। अभी हमने अजम्पशन किया था ये, तो इसका मतलब जो ये नंबर p लिखा हुआ है ये r-1 फैक्टोरियल से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड होगा तो इसका मतलब ये r-1 फैक्टोरियल का मल्टीपल होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। तो हम लिख सकते हैं p इक्वल्स टू कोई इंटीजर के इंटू r-1 फैक्टोरियल फॉर सम इंटीजर के। ठीक है, अब ये जो वैल्यू यहाँ पे आई है इसको यहाँ पे पुट करो, pn+1 माइनस pn इक्वल्स टू k इंटू ये वाली वैल्यू k इंटू r-1 फैक्टोरियल, यहाँ पे r पहले से ही प्रेजेंट है तो क्या बनेगा k इंटू r-1 फैक्टोरियल। और r इंटू r-1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, r फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिली, pn+1 माइनस पी एन इक्वल्स टू के इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, यानी ये जो चीज़ लेफ्ट में लिखी हुई है ये आर फैक्टोरियल का इंटीजर मल्टीपल बनेगी, है ना, क्योंकि के तो इंटीजर है। और ये लेफ्ट वाली चीज़ राइट साइड में जो आर फैक्टोरियल है उसका इंटीजर मल्टीपल बनेगी। इसका मतलब ये आर फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगी, यानी आर फैक्टोरियल इसको डिवाइड कर देगा pn+1 माइनस पी एन को। तो देयरफॉर आर फैक्टोरियल डिवाइड्स pn+1 माइनस पी एन फॉर ऑल n। ठीक है, तो अगर n1 हम लिख लेते तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 से हम प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे फिर, और इस इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन से क्या मिलेगा, आर फैक्टोरियल डिवाइड्स p2 माइनस p1। अब p1 का मतलब क्या, 1 से स्टार्टिंग करनी है, और कितने इंटीजर, r इंटीजर, तो 1 2 3 अप टू r तक हमने लिख दिया। ठीक है, जिसको किसके इक्वल लिखा जा सकता है, आर फैक्टोरियल के इक्वल। और सबको पता है हर एक नंबर खुद को डिवाइड करता है, अगर कोई नॉन जीरो नंबर है तो वो अपने आप को डिवाइड करेगा ही करेगा। तो आर फैक्टोरियल के इक्वल आ गया, और सबको पता है ये डिविजिबल है किससे, आर फैक्टोरियल से। देयरफॉर आर फैक्टोरियल डिवाइड्स p2 माइनस p1 प्लस p1। ऐसा क्यों लिखा, देखो इस वाली इक्वेशन से हमने क्या लिखा, आर फैक्टोरियल डिवाइड करता है p2 माइनस p1 को, और इस लाइन से हमने क्या लिखा है, आर फैक्टोरियल डिवाइड करता है किसको, p1 को। ठीक है, आर फैक्टोरियल p2 माइनस p1 को भी डिवाइड करता है इसको, और आर फैक्टोरियल p1 को भी डिवाइड करता है। तो थोड़ी देर पहले हमने थ्योरम करी थी, अगर एक नंबर है वो दो नंबर्स को डिवाइड करता है तो उनके सम को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो आर फैक्टोरियल डिवाइड कर देगा p2 माइनस p1 प्लस p1 को भी, तो देयरफॉर आर फैक्टोरियल डिवाइड कर देगा p2 माइनस p1 प्लस p1 को, डेट इज आर फैक्टोरियल डिवाइड करेगा p2 को। ठीक है, फिर हम ऐसे ही यानी कि जगह 2 पुट करेंगे, जब यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो आर फैक्टोरियल डिवाइड्स p3 माइनस p2। ठीक है, आर फैक्टोरियल ने p3 माइनस p2 को डिवाइड कर दिया, और इससे जस्ट पहले वाले स्टेप में क्या दिखा था, उसने p2 को डिवाइड कर दिया, तो इनके सम को भी डिवाइड करेगा, सेम स्टेप। तो यहाँ से क्या बोलोगे, आर फैक्टोरियल डिवाइड कर देगा p3 को। ठीक है, आर फैक्टोरियल डिवाइड कर देगा p3 को, फिर ऐसे ही आर फैक्टोरियल डिवाइड कर देगा p4 को। तो जनरलाइजिंग द अबव, इस रिजल्ट को अगर हम जनरलाइज करें तो हम क्या बोल सकते हैं, आर फैक्टोरियल डिवाइड कर देगा pn को फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। तो यही हमने प्रूफ करना था कि आर फैक्टोरियल डिवाइड करेगा pn को। तो द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाई 2 फैक्टोरियल, द प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाई 3 फैक्टोरियल। तो ये नोट लिखा, इसी की हेल्प से लिखा है कि दो इंटीजर है तो 2 फैक्टोरियल से उनकी प्रोडक्ट डिवाइड होगी, अगर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, 3 है तो 3 के फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगी, अगर आर है तो आर के फैक्टोरियल से। अब इसके बाद एक कोरोलरी है। ठीक है, हम सब ने एक फॉर्मूला पढ़ा है छोटी क्लासेज में, एनसीआर का फॉर्मूला। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता था, एनसीआर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब प्रूफ क्या करना है कि ये जो एनसीआर करके वैल्यू आती है ये हमेशा इंटीजर ही आएगी। ठीक है, एनसीआर करके जो आंसर हमें मिलता है, जैसे 5C2 5C3 100C7 कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, वो वैल्यू जो भी आएगी वो हमेशा क्या आएगी, इंटीजर वैल्यू आएगी। उसको हम अभी प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ है इसका, एनसीआर का फॉर्मूला लिख दिया सबसे पहले तो हमने। अब नीचे एन माइनस आर है, जैसे अगर ऊपर 5 फैक्टोरियल हो और नीचे 3 फैक्टोरियल, तो हम ऊपर वाले नंबर को तब तक कम करते हैं जब तक 3 फैक्टोरियल ना आ जाए, ताकि 3 फैक्टोरियल से फिर वो कैंसिल आउट हो जाए। तो इस एन फैक्टोरियल को कब तक कम करना, तब तक कम करना जब तक ऊपर एन माइनस आर का फैक्टोरियल ना मिल जाए। तो एन माइनस 1 एन माइनस 2 अप टू एन माइनस आर प्लस 1, एंड ये क्या मिलेगा, एन माइनस आर। अब देखो ये जो नंबर अगर हम इसको कम करते कैसे करते, जैसे 7 है तो 7 6 4 नहीं 7 6 5 4 3 2,
तो हर पहले वाला नंबर हर अगले नंबर से एक ज़्यादा मिलेगा। तो देखो यहाँ पे n माइनस आर फैक्टोरियल है, इससे जस्ट पहले क्या मिलेगा, n माइनस आर प्लस वन, तो वही लिखा हुआ है n माइनस आर प्लस वन। अब नीचे आर फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल से n माइनस आर फैक्टोरियल हो गया कैंसिल आउट। तो क्या मिलेगा, n इंटू एन माइनस वन, n माइनस टू अप टू n माइनस आर प्लस वन डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल। अब ये जो ऊपर प्रोडक्ट यहाँ पे नंबर्स की प्रोडक्ट लिखी हुई है, ये कितने नंबर्स की प्रोडक्ट है, काउंट करें अगर हम इन्हें, देखो 1 2 3 1, इसको अगर हम स्किप कर दें n को, तो 1 2 3 लास्ट में क्या है, यहाँ पे r माइनस वन बनेगा, क्योंकि अब अगर आप माइनस कॉमन करोगे तो क्या बनेगा, r माइनस वन। ठीक है, तो इस n के बाद कितने नंबर्स की प्रोडक्ट है, ये r माइनस वन नंबर्स की, और एक नंबर ये खुद भी है, तो कितने नंबर हो गए, टोटल r नंबर हो गए हैं। ऊपर r लगातार कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की प्रोडक्ट है, और नीचे है आर फैक्टोरियल। और अभी अभी हमने एक थ्योरम करी थी कि अगर आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की प्रोडक्ट है तो वो हमेशा आर फैक्टोरियल से डिवाइड होगी। तो ऊपर क्या, प्रोडक्ट ऑफ आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स विच इज़ डिविजिबल बाई आर फैक्टोरियल। तो देयरफॉर बाई अबव थ्योरम देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर के, तो जो ये ऊपर प्रोडक्ट लिखी हुई है ये आर के फैक्टोरियल से डिवाइड होगी। इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट ऊपर लिखी हुई है ये किसके इक्वल होगी, आर फैक्टोरियल इंटू कोई इंटीजर के। क्यों लिखा, क्योंकि ये आर फैक्टोरियल से डिवाइड होती तो ये आर फैक्टोरियल का क्या बनेगी, मल्टीपल बनेगी। ठीक है, वही लिख दिया इसने आर फैक्टोरियल इंटू के। जब आप यहाँ पे आर फैक्टोरियल इंटू के लिखोगे तो आर फैक्टोरियल से आर फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर में क्या बचेगा, के। और के क्या है, कोई इंटीजर है, तो एनसीआर किसके इक्वल हो गया, के इक्वल हो गया, विच इज़ एन इंटीजर।